देखिए, चुनाव के जो नतीजे होते हैं ना, वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो तो एक जनादेश होते हैं। जमीन और सत्ता के बीच की एक बातचीत जो आंकड़ों की जुबान में लिखी जाती है। तो चलिए, आज हम मेघालय के फूलबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र की इसी बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि जब जनता की आवाज वोटों में बदलती है तो वो क्या कहानी सुनाती है। तो हम बात कर रहे हैं फूलबाड़ी की, मेघालय का एक सीमांत इलाका। यहाँ की जमीन की तरह ही यहाँ का समाज भी बड़ा दिलचस्प है। कई संस्कृतियां एक साथ रहती हैं। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती और छोटे मोटे व्यापार पर ही टिकी है। और इसी सामाजिक आर्थिक ताने बाने से यहाँ की सियासत को उसका एक बिल्कुल अनोखा चरित्र मिलता है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर फैसला लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। 1.08%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो समझिए एक राजनीतिक भूचाल का केंद्र है। 2023 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी का वोट शेयर बस इतने पर आकर सिमट गया। ये अपने आप में एक पहेली है कि आखिर जनता और एक राजनीतिक दल के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा कैसे हुई। आज हम इसी पहेली को सुलझाने के लिए आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे। तो इस पूरी पड़ताल में हम एक खास रास्ते पर चलेंगे। पहले हम फूलबाड़ी के राजनीतिक समीकरण को समझेंगे, फिर हम पिछले चुनावों के आंकड़ों को सुनेंगे, देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। इसके बाद हम इस जनादेश का विश्लेषण करेंगे कि ये हुआ क्यों, फिर एक नई रणनीति के 4 चेहरों को जानेंगे और आखिर में भविष्य के शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। किसी भी सियासत को अगर समझना है तो शुरुआत हमेशा वहां के लोगों से होती है। फूलबाड़ी का राजनीतिक समीकरण क्या है, वहां के लोगों की धड़कन में, उनकी नब्ज में क्या है। आइए सबसे पहले जनता की नब्ज को ही पहचानते हैं। अब फूलबाड़ी की जो राजनीति है वो 2 बड़े समुदायों के बीच के एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही महीन संतुलन पर टिकी है। एक तरफ हैं गारो आदिवासी समुदाय और दूसरी तरफ हैं बंगाली मुस्लिम समुदाय। दोनों की अपनी खास सांस्कृतिक पहचान है, अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चिंताएं हैं। यहाँ चुनावी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा नेतृत्व इन दोनों समुदायों के बीच भरोसे का एक मजबूत पुल बना पाता है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। यहाँ का वोटर टर्नआउट यानी मतदान लगातार 90% से ऊपर रहा है। ये आंकड़ा लोकतंत्र में गहरी आस्था का प्रतीक है। ये उदासीनता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत मुखर मांग है। फूलबाड़ी के लोग चुप नहीं हैं, वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। देखिए, हमारे संविधान का भी तो यही मूल आधार है कि हर नागरिक की गरिमा का सम्मान हो और उन्हें अपनी बात रखने का, अपनी राय रखने का पूरा मौका मिले। ये आंकड़ा उसी संवैधानिक भावना को दर्शाता है। तो सवाल ये है कि ये आवाज कह क्या रही है। उनकी जो शिकायतें हैं वो बहुत बुनियादी हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई। खराब सड़कें, टूटे फूटे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, नौजवानों के लिए स्थानीय रोजगार का न होना, बिजली और पानी जैसी बेसिक सर्विसेज का कोई भरोसा नहीं। और हाँ, क्योंकि यह सीमावर्ती इलाका है तो सुरक्षा की चिंता भी है। ये समझिए जनता का हिसाब किताब है जो वो हर चुनाव में सामने रखते हैं। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, क्योंकि 2023 का नतीजा देखिए, कोई एक रात में नहीं हुआ। ये एक लंबी कहानी की सबसे ताजा कड़ी थी जो पिछले कई चुनावों के मतपत्रों में दर्ज है। और नंबर अपनी कहानी खुद कहते हैं। ये स्लाइड, ये एक तस्वीर ही पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ विजेता उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिले और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 1% पर सिमट गई। ये सिर्फ हार नहीं है, ये एक राजनीतिक भूस्खलन है। वोटों का इतना बड़ा अंतर बताता है कि वोटर्स ने सिर्फ किसी को चुना नहीं, बल्कि किसी को साफ तौर पर नकारा भी है। ये टाइमलाइन उस धीमी गिरावट की कहानी कहती है। 2003 में करीब 38% के मजबूत वोट शेयर से ये सफर शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो आए, पर पार्टी कभी भी अपनी वो पुरानी पकड़ वापस हासिल नहीं कर पाई। ये एक धीमी जंग लगने जैसी प्रक्रिया थी जो 2 दशकों से चल रही थी। ये गिरावट दिखाती है कि पार्टी और लोगों की बदलती उम्मीदों के बीच का फासला धीरे धीरे बढ़ता ही गया। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, लेकिन अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि ये सब क्यों हुआ। चलिए, इस हार के पीछे की जो व्यवस्थागत कमियां थीं उन्हें समझने के लिए इस जनादेश की चीर-फाड़ करते हैं। देखिए, किसी भी चुनावी हार के पीछे ना वजहें अक्सर व्यवस्था में होती हैं, किसी एक व्यक्ति में नहीं। यहां 3 बड़ी वजहें साफ नजर आती हैं। पहली, संगठनात्मक कमजोरी।
बूथ लेवल पर जहां चुनाव असल में लड़ा और जीता जाता है, वहां पार्टी का ढांचा लगभग निष्क्रिय था। दूसरी, उम्मीदवार की प्रोफाइल, जो जनता के साथ एक मजबूत और भरोसे वाला रिश्ता नहीं बना सकी। और तीसरी, राजनीतिक माहौल, जिसमें मजबूत स्थानीय प्रतिद्वंदियों और गठबंधन की राजनीति ने पार्टी के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। अब किसी भी हार को पूरी तरह समझने के लिए सिर्फ अंदर की कमजोरियों को देखना काफी नहीं है। हमें बाहर का माहौल, जो बाहरी ताकतें काम कर रही थीं, उन्हें भी समझना होगा। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को एक बाहरी खिलाड़ी के तौर पर जटिल गठबंधन और पहचान की राजनीति से जूझना पड़ा। आर्थिक तौर पर अभियान को खेती किसानी और गांव में रोजगार जैसे जमीनी मुद्दों पर फोकस करना चाहिए था। सामाजिक तौर पर दोनों समुदायों से जुड़ने के लिए 2 भाषाओं में प्रचार और खासकर युवाओं तक पहुंचने की जरूरत थी। और तकनीकी तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाने और अफवाहों का मुकाबला करने की एक ठोस रणनीति की कमी साफ दिखी। तो ठीक है, हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया, लेकिन असली काम तो समाधान खोजने का है। अब हम एक ऐसी व्यापक स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि जमीनी स्तर से पार्टी को फिर से खड़ा करने का रास्ता दिखाती है। हमने इसे नाम दिया है चतुर्मुख सिद्धांत। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत आखिर है क्या? देखिए, चतुर्मुख का मतलब है 4 चेहरे। ये एक 4 आयामी सोच है। ये एक ही वक्त में 4 दिशाओं में देखती है। अंदर की तरफ उम्मीदवार और संगठन पर, और बाहर की तरफ मतदाता, प्रतिद्वंदी और जो साथी हो सकते हैं उन पर। ये एक 360 डिग्री रणनीति है जो किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं करती। इस सिद्धांत के 4 चेहरे हैं। पहला चेहरा है वोटर का, जो डिमांड यानी मांग को देखता है। इसका काम है जनता की हर शिकायत को एक ठोस नीतिगत वादे में बदलना। दूसरा चेहरा है उम्मीदवार का, जो ट्रस्ट यानी विश्वास की सप्लाई करता है। इसका काम है एक विकास के लिए समर्पित आम आदमी की भरोसेमंद छवि बनाना। तीसरा चेहरा है प्रतिद्वंदी का, जो मुकाबले की रणनीति तय करता है और बहस को मौजूदा प्रतिनिधि की विकास की नाकामियों पर केंद्रित करता है। और चौथा चेहरा है गठबंधन का, जो समर्थन का दायरा बढ़ाने का काम करता है। चलिए, अब थोड़ा उम्मीदवार पर ध्यान देते हैं। किसी भी उम्मीदवार की अपनी कुछ क्षमताएं होती हैं, लेकिन एक विजेता शख्सियत को गढ़ने के लिए एक अच्छे अभियान की ताकत की जरूरत होती है। और ये साफ कर दूं, ये विश्लेषण किसी व्यक्ति की आलोचना के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि किसी उम्मीदवार की क्षमता को परफॉर्मेंस में, प्रदर्शन में कैसे बदला जाए। ये स्लाइड इस विश्लेषण को बहुत ही साफ तरीके से सामने रखती है। विश्वास यानी ट्रस्ट कमजोर है क्योंकि लोग उम्मीदवार को ज्यादा जानते नहीं। तो इसका इलाज क्या है? सम्मानित स्थानीय लोगों से समर्थन हासिल करना। काम यानी वर्क का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो एक साफ और ठोस काम का वादा पेश करना होगा, जिसमें प्रोजेक्ट्स की लिस्ट हो। और छवि यानी इमेज भी लो प्रोफाइल है, जिसे एक किसान हितैषी विशेषज्ञ के तौर पर गढ़ने की जरूरत है। अब तक हमने रणनीति की बात की, लेकिन रणनीति तो कागज पर ही रह जाती है अगर उसे एक ठोस एक्शन प्लान में न बदला जाए। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये 1% से सत्ता तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट। ये है D90, यानी चुनाव से ठीक 90 दिन पहले का एक्शन प्लान। ये एक सीढ़ी की तरह है, जिसके हर पायदान पर एक तय काम है। पहले 30 दिन नींव बनाने के लिए, संगठन को खड़ा करना, ट्रेनिंग देना, सर्वे करना। अगले 30 दिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, दौरे बढ़ाना, घोषणा पत्र जारी करना। उसके बाद के दिन लोगों को अपनी बात समझाने और गलत जानकारी का मुकाबला करने के लिए। और आखिरी हफ्ते में पूरी ताकत झोंक देने के लिए। देखिए, सफलता हमेशा अनुशासन और योजना से ही मिलती है। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होती, वो हर किसी के मोबाइल फोन पर भी लड़ी जाती है। नैरेटिव यानी कि विमर्श की लड़ाई जीतना बेहद जरूरी है। इसके लिए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। व्हाट्सएप के जरिए हर गांव और मोहल्ले तक पहुंचना, छोटे छोटे वीडियो से उम्मीदवार की कहानी बताना और अफवाहों का तुरंत खंडन करने के लिए एक फैक्ट काउंटर टीम का होना, ये सब अब अनिवार्य है। तो सबसे जो मूल सबक निकलता है वो बहुत साफ है। आंकड़ों को नजरअंदाज करना अंधेरे में उड़ने जैसा है, और लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज करना विफलता की गारंटी है। ये राजनीतिक जुड़ाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात है। और इसी जिम्मेदारी का एक और बहुत अहम पहलू है लोगों की निजता, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना। भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी का इस्तेमाल करने से पहले उनकी सहमति लेना जरूरी है। ये सिर्फ कानून का पालन नहीं है, ये एक दूसरे के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
तो फूलबाड़ी की ये कहानी ये हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज की राजनीति की असली मुद्रा है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, और उसे चलाने वाला इंजन है डेटा। सवाल ये नहीं है कि अगला चुनाव कौन जीतेगा। असली सवाल ये है कि जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए और फिर उस विश्वास को अच्छे शासन में बदलने के लिए कौन तैयार है। यही आधुनिक राजनीतिक रणनीति का असल काम है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 880 404 1602 पर कॉल करें। राजनीति से पर एक उद्देश्य।